नमस्कार। जरा सोचिए, एक क्रिमिनल केस की सुनवाई चल रही है, काफी आगे भी बढ़ चुकी है, और तभी अचानक कोर्ट किसी ऐसे इंसान को आरोपी बना देती है जिसका नाम चार्जशीट में था ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हाँ, तो फिर उसकी जमानत का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी उलझे हुए सवाल पर एक बहुत बड़ा और जरूरी नियम बनाया है। आइए इसे समझते हैं। सोचकर देखिए, पुलिस की जांच में किसी का नाम साफ हो जाता है, चार्जशीट से भी उसे बाहर रखा जाता है, लेकिन केस के बीच में गवाहियों के दौरान अदालत अचानक उसे समन भेजकर आरोपी बना देती है। भाई, ये किसी के लिए भी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हो सकती है। आज हम इसी के कानूनी पेच को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी बहस, ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ झारखंड के एक केस से, जिसने इस कानूनी सवाल को सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। हुआ ये कि एक मर्डर की एफआईआर में 9 लोगों का नाम लिखा गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच करके चार्जशीट फाइल की तो उसमें सिर्फ 3 लोगों को ही आरोपी बनाया। तो मुकदमा इन्हीं 3 लोगों के खिलाफ चलने लगा। लेकिन फिर ट्रायल के दौरान कोर्ट ने एमडी इमरान नाम के एक व्यक्ति को, जिसका नाम चार्जशीट में नहीं था, एक एडिशनल अक्यूज्ड यानी अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुला लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और हाई कोर्ट ने तो उनकी जमानत अर्जी ही खारिज कर। और यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, इमरान के साथ साथ 2 और लोगों को भी ठीक इसी तरह ट्रायल के बीच में बुलाया गया था। पर हुआ क्या? जहां एक तरफ इमरान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, वहीं दूसरी तरफ बाकी 2 लोगों को कोर्ट से एंटिसिपेटरी बिल यानी अग्रिम जमानत मिल गई। मतलब हालात एक जैसे, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। इसी बात ने इस केस को और भी गंभीर बना दिया। अब सवाल यह है कि कोर्ट को ये असाधारण ताकत मिलती कहाँ से है कि वो चलते ट्रायल में किसी को भी आरोपी बना दे। तो इस पूरे खेल के सेंटर में है एक खास कानूनी धारा। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 319। ये धारा कोर्ट को एक खास पावर देती है। पावर ये है कि अगर ट्रायल के दौरान कोई ऐसा सबूत सामने आता है जिससे लगता है कि कोई और व्यक्ति भी इस जुर्म में शामिल है जिसका नाम आरोपियों में नहीं है, तो कोर्ट उसे भी आरोपी बनाकर मुकदमे में शामिल कर सकती है। इसका मकसद सीधा सा है, कोई भी मुजरिम बचना नहीं चाहिए। तो यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि जब किसी इंसान को इस तरह से अचानक बीच ट्रायल में आरोपी बनाया जाता है, तो उसकी जमानत पर फैसला किस आधार पर होना चाहिए? क्या सबूत का लेवल वही होगा जो शुरुआत में चार्ज फ्रेम करने के लिए चाहिए होता है, या फिर उससे कुछ ज्यादा मजबूत? और बस इसी बड़े सवाल का जवाब लेकर आया सुप्रीम कोर्ट, जिसने इस पूरे मामले पर एक साफ और पक्का नियम ही बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, जमानत देने से तब तक इनकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति की गंभीर मिलीभगत दिखाने वाले मजबूत और ठोस सबूत मौजूद न हों। ये शब्द मजबूत और ठोस सबूत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कोर्ट का कहना साफ है कि सिर्फ हल्के फुल्के शक की बिना पर किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। और ये ऐतिहासिक फैसला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया। इस फैसले ने धारा 319 के तहत बुलाए गए आरोपियों की जमानत के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो चलिए अब जरा गौर से समझते हैं कि ये नया पैमाना आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर विचार करने के लिए एक खास 3 पॉइंट टेस्ट बनाया है। देखिए, कोर्ट ने 3 बातें एकदम साफ कर दी। पहली, सबूत सिर्फ प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में केस बनाने वाले सबूतों से ज्यादा मजबूत होने चाहिए। दूसरी बात, हाँ, सबूत इतने भी मजबूत होने की जरूरत नहीं कि सजा पक्की ही हो जाए। और तीसरी और सबसे अहम बात, किसी को जमानत ना देने के लिए कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या आरोपी की भागीदारी के मजबूत और ठोस सबूत हैं जो उसे हिरासत में रखना जायज ठहराते हों। तो फर्क समझिए, आमतौर पर किसी पर चार्ज फ्रेम करने के लिए क्या चाहिए? बस एक प्राइमा फेसी केस, मतलब ऊपरी तौर पर लगे कि हाँ, ये व्यक्ति शामिल हो सकता है। लेकिन अब धारा 319 के तहत बुलाए गए व्यक्ति की जमानत खारिज करने के लिए सबूतों का लेवल बढ़ा दिया गया है। अब चाहिए मजबूत और ठोस सबूत। ये एक कहीं ज्यादा ऊंचा पैमाना है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो ठीक है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके 4 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये सभी अदालतों में एक जैसा नियम लागू करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, ये किसी व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करता है और कमजोर सबूतों के आधार पर किसी को जेल में रखने से रोकता है। तीसरा, ये समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है, जैसा हमने इमरान के केस में देखा।
और चौथा, ये कानून के सबसे बड़े उसूल, निर्दोषिता की धारणा, यानी जब तक दोषी साबित न हो जाए हर कोई निर्दोष है, इसे और भी पुख्ता करता है। तो वापस आते हैं एमडी इमरान की कहानी पर। आखिर उनका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी नए नियम को लागू किया और पाया कि इमरान के खिलाफ जमानत न देने जितने मजबूत और ठोस सबूत थे ही नहीं, और नतीजा, उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया। ये इस नए नियम का एक सीधा और साफ नतीजा था। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये नया नियम भारत के जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन की ताकत और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच के नाजुक संतुलन को आने वाले वक्त में किस तरह से बदलेगा। इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।